जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अनुसूची किसे कहा जाता है, सोनम वांगचुक कौन थे, आखिर क्यों चाहते थे वो कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में होना चाहिए, आखिर भोजपुरी भाषा में कोई भी कागजी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, चकबंदी किसे कहा जाता है, खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनुसूची किसे कहा जाता है। अनुसूची संविधान में 4 अलग पेज ऐड कर दिया गया है जिसमें विशेष जानकारी की चर्चा है, उसे ही अनुसूची कहा जाता है। प्रारंभ में अनुसूची की संख्या 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है देखते हैं। अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य जो वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में 8 हैं, इन सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या नाम है और किन किन राज्यों से सीमा बनाता है और इनका क्षेत्रफल कितना है। यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में A to Z नॉलेज अनुसूची 1 में लिखी गई है। अब समझते हैं कि अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 2 विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन यानी मंथली सैलरी और भत्ता यानी वेतन के अलावा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को भत्ता कहा जाता है की चर्चा है। भत्ता का मतलब समझिए कि राष्ट्रपति की मंथली वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होती है, लेकिन वेतन के अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराया जाता है। जैसे उनके रहने के लिए अलग से राष्ट्रपति भवन बनवाया गया है, उनके खाने पीने इधर उधर जाने A to Z के लिए अलग से व्यवस्था प्रोवाइड की गई है, उसे ही भत्ता कहा जाता है। अब समझते हैं कि अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, जैसे मंत्री, विधायक इत्यादि जितने भी हो गए इनकी शपथ की चर्चा है। और अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सीनियर पद है और इसके लिए अलग से शपथ की चर्चा है। अब समझते हैं कि अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 4 में विभिन्न क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है, यानी जितने भी क्षेत्र हैं किस क्षेत्र में कितनी राज्यसभा की सीटें रहेंगी यही निर्धारित किया गया है अनुसूची 4 में। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें निर्धारित किया गया है और बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें निर्धारित किया गया है। अब समझते हैं कि अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 5 में SC ST के प्रशासन की चर्चा है। ST का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। वैसे समाज जिनको हिंदू धर्म में सबसे निचले पायदान पर माना जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार दलित बताया गया है, उन्हें अछूत कहा जाता है। वैसे लोगों को शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति कहा जाता है। और एक होता है ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। वैसे लोग जो जंगलों में रहते हैं जिन्हें आदिमानव के रूप में जाना जाता है। अब समझते हैं कि अनुसूची 6 में किसकी चर्चा है। क्यों सोनम वांगचुक चाहते हैं कि शेड्यूल 6 में लद्दाख को भी शामिल होना चाहिए। शेड्यूल 6 में ST यानी अनुसूचित जनजातियों की स्वायत्त प्रशासन की व्यवस्था है। यह स्वायत्त प्रशासन का क्या मतलब होता है। जिन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार स्थानीय लोगों को होता है उसे स्वायत्त प्रशासन कहा जाता है। शेड्यूल 6 में जिसे शामिल कर दिया जाता है वहाँ पर स्थानीय कानून बनाने का अधिकार स्थानीय लोगों को मिल जाता है। अभी शेड्यूल 6 4 राज्यों में लागू है, पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसे ट्रिक के हिसाब से AMTM के रूप में याद कर सकते हैं। अब समझते हैं कि अनुसूची 7 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 7 इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहला संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, यानी वैसे क्षेत्र जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है उसे संघ सूची कहा जाता है। संघ सूची में टोटल विषय 100 हैं, जैसे सेना, परिवहन, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा संघ सूची का हिस्सा है। दूसरा राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता है। इसमें टोटल विषय पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। जैसे पुलिस, प्रत्येक राज्य का पुलिस विभाग अलग अलग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, बिहार पुलिस विभाग। और अस्पताल, प्रत्येक राज्य का भी अस्पताल अलग अलग होता है, जैसे पटना में PMCH है। अब समझते हैं कि तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, यानी वैसा क्षेत्र जिस पर
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची में टोटल विषय पहले 47 थे और वर्तमान में 52 कर दिए गए हैं, जैसे शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण इत्यादि। ये सब समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो समझते हैं अनुसूची 8 के बारे में। इसमें आधिकारिक भाषाओं की चर्चा है। इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। वैसी भाषा जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है उसे आधिकारिक भाषा कहा जाता है। आधिकारिक भाषा जिस भाषा को प्राप्त होता है उसमें कागजी कार्रवाई होता है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम वगैरह। इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं, जो इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में जाना जाता है। और समझते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार की चर्चा है, जैसे चकबंदी। चकबंदी क्या होता है? बिखरी हुई जमीनों का एकीकरण करना चकबंदी कहलाता है। और समझते हैं खसरा और खतौनी क्या होता है। खसरा और खतौनी में जमीन के बारे में A to Z जानकारी रहता है। जैसे कोई ज़मीन है, उस ज़मीन का मालिक कौन है, उस ज़मीन का क्षेत्रफल क्या है, यानी ज़मीन के बारे में A to Z नॉलेज खसरा और खतौनी में होता है। और समझते हैं अनुसूची 10 में किस चीज़ की चर्चा है। अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा है। इसे लाया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। यानी दल बदल, चुनाव से पहले कोई नेता दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन चुनाव के बाद दूसरी पार्टी, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। यही दल बदल है। अब समझते हैं कि अनुसूची 11 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा है। यहाँ पर चुनाव होता है मुखिया का। इसे लाया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें टोटल विषय 29 दिए गए हैं, यानी 29 ऐसे विषय हैं जिन पर मुखिया अपना वर्क कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। और समझते हैं अनुसूची 12 के बारे में। अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा है। यहाँ पर चुनाव मेयर का होता है। इसे लाया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें टोटल विषय 18 दिए गए हैं, यानी 18 ऐसे विषय हैं जिन पर मेयर अपना वर्क कर सकते हैं, जैसे नगरीय योजनाएं, झुग्गी सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कूड़ा कचरा का प्रबंधन। आई होप कि आप समझे होंगे इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।